नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन। सो यदि ये रिस्क फैक्टर है, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उनको हम मॉडिफाई करते हैं तो हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और उस प्रिवेंशन में हम केवल सिर्फ अपनी हेल्थ को ही ठीक नहीं रखते, हम अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स से यदि हमें 1 करोड़ लोगों को 1 साल में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है और यदि हम कैपेबल है उतना करने को, तो कितना खर्चा होगा? 1 करोड़ का है और एक जॉइंट का लगभग 2 लाख रुपए लगते हैं। तो कितना हुआ? और यदि उनको 1 लाख 1 साल के लिए डिले कर देते हैं तो उतना पैसा हम बचा सकते हैं। सो कैसे बचा सकते हैं? एक्सरसाइज से। अगेन muscle strengthening, stretching, and exercise also improve the nutrition of the joint, and it also produces various endorphins which are helpful for bone health. And what exercise? मसल्स who strengthen the muscles. हाँ, स्ट्रेंथन कर सकती है, स्ट्रेचिंग कर सकती है, और मसल स्ट्रेंथनिंग में इवन वेट रिड्यूस कर सकती है, वो भी एक्सरसाइज। जैसे सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये एक्सरसाइज ये हम करते हैं तो हम काफ़ी हद तक जॉइंट को बचा सकते हैं। देन न्यूट्रिशन। नहीं पसंद आया? ये तो नहीं खाएंगे तो नीचे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे सारे। बट स्टिल इफ वी वांट ए हेल्थी जॉइंट वी शुड अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड। they increase the weight as well as they cause oxidative stress to the cartilage, and because of that our joint get damaged along with heart, along with brain. So if we can avoid this junk food, we can to a fair degree, a fair extent, we can prevent the osteoarthritis. Simultaneously we can add fruits, vegetables, basically balanced diet, and if we can control our weight, then to fair extent we can prevent the arthritis. Again weight, increased weight से इतने सारे डिजीज हो सकते हैं। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जो केवल भाई बताएंगे, कोरोनरी हार्ट डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, स्किन में भी डिजीज होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो मेरा सब्जेक्ट है, गाउट, फ्लेबाइटिस, गायनेकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज, पैंक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर, पल्मोनरी डिजीज, कैटरेक्ट्स। ये तो थोड़ा सा है, और भी बहुत सारी होती है। सो रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 1, ज्यादा वेट होगा, ट्रक ओवरलोडेड है तो टायर तो फटेगा ना। सो ओवरलोडेड है तो डायरेक्ट फोर्सेस ज्यादा आएंगे जॉइंट पे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिमिलरली जो हायर बीएमआई पेशेंट है उनमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ये केमिकल होते हैं जो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये जॉइंट को केमिकली डिस्ट्रॉय करते हैं। Again, a good nutrition, good exercise which can reduce the weight, can control the osteoarthritis related to obesity. And obesity, we also should be very serious about medical and surgical treatment. यदि obesity है तो obesity itself is a disease, so you have to be very aggressive to treat obesity. Then malalignment, टेढ़ा है पाँव, नोकनी है, तो हम उसको सीधा कर सकते हैं सर्जिकली, और सीधा करते हैं। पहले सारा लोड यहाँ पे कंसंट्रेट होता था, अभी ये इस साइड में कंसंट्रेट होता है जो हेल्दी साइड है। देन यू कैन सी
there was no space. Here you can see the space. So by changing the alignment, similarly injury also can be treated arthroscopically or non-arthroscopically, and which can prevent the osteoarthritis. Degenerative meniscal root tear again can be treated with arthroscopically with meniscal repair as well as realignment, and systemic disease we can treat with medical treatment. Now प्रिवेंशन के बाद में हो गया तो क्या हो गया, तो सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, अगेन कोई भी पहचान सकता है. पेन होता है, स्टिफनेस होती है जॉइंट में, सूजन आती है, जॉइंट में नॉइज होता है, कैपिटस जिसको बोलते हैं, मूवमेंट कम हो जाते हैं, बेंडिंग कम हो जाती है, देन डिफॉर्मिटी, पांव टेढ़े हो जाते हैं, एंड देन abnormal वॉकिंग पैटर्न. आपने देखा ही होगा ऐसे लोगों को चलते हुए काफी जिस एडवांस्ड होता है तो. एंड व्हेन दिस इज द स्टेज देन पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली एंड वॉकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, even difficulty in taking few steps and negotiating stairs, and this is the stage where you are almost crippled and you are affected all spheres of your life, psychological, physical, mental and social. एक्सरे करके देखते हैं तो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ ये देख रहे हो आप, ये दो बोन के बीच में स्पेस दिखता है, इस साइड में थोड़ा ज़्यादा है, इस साइड में कंपैरेटिवली कम है, और इस साइड में यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म हो गया है. सो डायग्नोसिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एनीबडी कैन डायग्नोज, इवन जनरल लेमैन कैन डायग्नोज कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है. ट्रीटमेंट, यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका क्या है, उसके सिंपल प्रिकॉशंस जैसे जॉइंट जो भी एक्टिविटी से जॉइंट पे लोड ज़्यादा आता है वो एक्टिविटी बंद कर दो, जैसे रनिंग, जॉगिंग, सिटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाटिंग. जिन एक्टिविटीज़ में गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, इन एक्टिविटीज़ में थोड़ी प्रेशर ज़्यादा आता है, लोड ज़्यादा आता है, वो एक्टिविटी कम कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा डिले हो जाता है. सिमिलरली एक्सरसाइज, ये स्टेज पे भी एक्सरसाइज काफ़ी रोल प्ले करती है. एक्सरसाइज करते हैं तो मसल स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ता है, एंडोर्फिन्स सिक्रेट होते हैं, तो अगेन कार्टिलेज कुछ हद तक जो प्रोसेस है आर्थराइटिस का वो स्लो डाउन हो जाता है. देन मेडिकेशंस इस स्टेज पे मेजरली पेन रिलीविंग मेडिसिन होती है. एनएसएड्स बहुत जुडिशियसली यूज करनी चाहिए, क्योंकि एनएसएड्स इटसेल्फ कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम. किडनी डिजीज कर सकती है, हार्ट डिजीज कर सकती है, एमआई, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी डिजीज एनएसएड से हो सकती है. सो एनएसएड बहुत जुडिशियसली यूज करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से यूज करनी चाहिए. इस स्टेज पे हम कुछ दूसरी मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोसामिन है, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है और आगे फर्दर प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो डाउन होता है. इस स्टेज पे कुछ इंजेक्शंस हैं, जैसे पीआरपी है. पीआरपी में क्या होता है, पीआरपी में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, वो ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट करते हैं और वही ब्लड की पेशेंट की प्लेटलेट जो है वापस जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं. सो इस जो प्लेटलेट है उससे कार्टिलेज जो डैमेज हुई है वो वापस से रिपेयर होती है. सो अगेन इसके कोई बहुत कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, और लेकिन फिर भी 1-2 साल तक चला सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं. थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस्ड है जहाँ पीआरपी हम नहीं दे सकते, ऐसी कंडीशन में हम कुछ विस्को सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, जैसे हाइलेनुरिक एसिड, वो इंजेक्शन जेली का इंजेक्शन जो देते हैं, तो उस इंजेक्शन से भी थोड़े टाइम तक चला सकते हैं. एडवांस्ड हो जाता है तो क्या करने का, तो सिर्फ सर्जरी है, फिर दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. और उस ट्रीटमेंट में
एक हाई टिबियल ओस्टोमी जो मैंने पहले बताई थी कि उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया, दूसरे साइड में लोड ज़्यादा आने लगता है, सो वो कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में मेरी प्रेफरेंस और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जो यूजुअली है उनकी प्रेफरेंस हाई टिबियल ओस्टोमी नहीं रहती है, क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं कि ये देख रहे हो आप, ये सर्जरी से पहले, ये सर्जरी के बाद में, तो इसे 3-4 चेंजेस होते हैं। जो हिप में यहाँ पे लोड कंसंट्रेट हो रहा था वो अभी बाहर की साइड में कंसंट्रेट होने लगा है। सिमिलरली जो लेग थोड़ा सा बाहर की तरफ टेढ़ा हो गया है, सो यहाँ भी ये यहाँ पे लोड कंसंट्रेट होता है, तो ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खराब हो सकते हैं। प्लस जो लेग है, एक साइड में सर्जरी करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर देन अपने चलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इसलिए ये हाई टिबियल ओस्टोमी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वी डोंट प्रीफर, बट स्टिल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कोई लेबरर है या कोई ऐसा है जो जिसको नीचे बैठना ही है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम टाइम बीइंग रिलीफ देने के लिए ये कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन है पार्शियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम कब करते हैं कि यदि जो डैमेज है वो सिर्फ एक पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, एक ही पोर्शन में डैमेज है, बाकी सारे पोर्शन है जो है वो हेल्दी है, तो सिर्फ यही पोर्शन चेंज कर देते हैं, तो उसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के कई नाम हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कोई नई टेक्निक नहीं है, ये लगभग 1980 से जब से टोटल नी रिप्लेसमेंट आया है तब से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। पर काफ़ी सारे लोग अभी मार्केट में उसको नए इस तरह से मार्केट करते हैं कि ये तो बहुत नया कुछ ट्रीटमेंट आया है, और नए नए नाम से उसको बताते हैं। कोई माइक्रोप्लास्टी है, कोई टक प्लास्टी है, हाँ, तो ये सारे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के नाम हैं और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। देन यदि डैमेज सभी जगह पे है, सारे जॉइंट में है, तो उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में ये सारे पोर्शन जो डैमेज पोर्शन है वो निकाल देते हैं और पूरा नी जॉइंट नई कवरिंग लगा देते हैं दोनों साइड में, पूरे जॉइंट के ऊपर। अभी ये जब स्टेज आती है सर्जरी की तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। पहला क्वेश्चन आता है कब करना है, दूसरा आता है कैसे करना है, फिर देन कौन सा प्रोस्थेसिस डालेंगे, कहाँ करेंगे और कौन करेगा। कब मीन्स आपका पेन कंटिन्यूअस है, पेन के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है, पेन आपकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है, और एक्सरे में देखते हैं तो एक्सरे में स्पेस नहीं रहता है, तो ये कंडीशन है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए सीरियसली, क्योंकि अभी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। देन हाउ, जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारी टेक्निक्स है, कोई बोलता है जीरो टेक्निक है, कोई बोलता है कुछ टेक्निक है, कोई बोलता है कुछ टेक्निक है, वो कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक क्या है इसमें टेक्निक है जो अलाइनमेंट से रिलेटेड जो टेक्निक है ना, वही सारी टेक्निक है। इसमें सबसे पहले कन्वेंशनल टेक्निक जो एज ओल्ड टेक्निक है, जिसमें हम लगभग सारे सर्जन्स 80 to 90% सर्जन्स कन्वेंशनल टेक्निक से करते हैं, और इसमें कंपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक फ़ायदे क्या है, इजीली अवेलेबल है, सभी करते हैं, और कॉस्ट जो नॉर्मली होती है वही होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, 75 से 80% है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग देखा होगा आपने कि लगभग 70-80% लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन 10-15%, 20% लोग बोलते हैं नहीं, करवाना ही नहीं चाहिए, हमने गलती कर दी। तो वो क्योंकि वो कन्वेंशनल टेक्निक से इस टेक्निक की प्रॉब्लम है,
उसे 20-25% लोगों को वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी दूसरी टेक्निक आई, कंप्यूटर असिस्टेंट आई, देन एक पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन PSI आई। इससे जो अलाइनमेंट और एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेटर हुआ पहले कंपैरिजन में। कंप्यूटर असिस्टेंट से 90 से 95% एंड पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन से 85 से 90%। लेकिन अगेन दोनों की अपनी लिमिटेशंस थी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगते थे, थोड़े दूसरे डीमेरिट्स भी हैं इनके, सो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। मीनवाइल 2016 में मैंने मेरी टेक्निक डेवलप की, इसका नाम मैंने ट्रू अलाइन टेक्निक दिया। मेरी टेक्निक से आई गॉट अलाइनमेंट इन द रेंज ऑफ 97.5%, विच इज मच बेटर देन दिस फिगर। इस टेक्निक को मैंने एनालाइज भी किया और पेपर भी पब्लिश किया इसके ऊपर एक इंटरनेशनल जर्नल में। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ, उस जो प्रोटोकॉल मैंने डेवलप किया उससे कोई भी करता है तो वो यही रिजल्ट अचीव कर सकता है। सिमिलरली जो कंपनीज ने सॉल्यूशन निकाला वो निकाला रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स से रेट ऑफ अचीविंग अलाइनमेंट इज इन द रेंज ऑफ 95%, मीन्स 95% प्लस। किसी के 95% है, किसी हॉस्पिटल में 96% है, किसी 95 से 100 तक है। बट इसका अगेन इसमें 3-4 डिसएडवांटेज है। नंबर 1, रोबोटिक्स से एक कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, 50,000 रुपये लगभग, ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। दूसरा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कन्वेंशनल टेक्निक से यदि मैं मेरी टेक्निक से सर्जरी करता हूँ तो मेरी टेक्निक से सर्जरी ख़त्म हो जाती है लगभग 50 से 55 मिनट में, कंप्लीट सर्जरी स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन टू ड्रेसिंग। यदि मैं इससे करता हूँ, रोबोटिक से करता हूँ, तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं। सो 2 घंटे टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये रोबोटिक से करने से मेरे को 2 पिन नीचे यहाँ लेग में लगानी पड़ती है और 2 पिन यहाँ लगानी पड़ती है। तो सिंस ओल्ड एज होती है, बोन थोड़ी वीक होती है, तो वहाँ से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। अगेन जो लोग ऑस्टियो पहले से ही जिनकी बोन वीक है, उनको रोबोटिक से करने से थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो सकता है फायदे होने की बजाय। तो ये 2-3 डिसएडवांटेज है जो, एंड देन चीरा थोड़ा रोबोटिक में बड़ा लगता है। जैसे रोबोटिक से लोग क्या एडवर्टाइज करते हैं कि रोबोट किया तो चीरा छोटा लगेगा। चीरा छोटा नहीं लगता है, चीरा थोड़ा बड़ा लगता है रोबोटिक। सो बड़ा रोबोटिक से चीरा लगता है, तो उससे बड़ा चीरे से नुकसान क्या होता है कि इस साइड में थोड़ा सुनापन लोगों को ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, और बड़ा चीरे लगने से मसल पावर जो रीगेन होती है वो भी थोड़ी सी लेट होती है। सो ये डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज, जो लोग कन्वेंशन से 75 से 80% थे, वो उनकी एक्यूरेसी 95% होती, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये एक ट्रेड ऑफ है कि कौन सा आपने को करना है। तो इसमें कम लोग डिससेटिस्फाई होने के चांसेस है। अगेन नाउ, क्या मेरे को रोबोट से करना चाहिए? मेरी एक्यूरेसी 97.5% वैसी है और रोबोट की 95% प्लस है। स्टिल वी बॉट रोबो। वी आर एमिंग कि हमारी एक्यूरेसी 99.99% होनी चाहिए, ये 2.5% भी नहीं होनी चाहिए। अभी अगेन डिलेमा इज बिगर इंसिजन या शॉर्टर इंसिजन, फ्रैक्चर के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस, और रिहेबिलिटेशन थोड़ा लॉन्गर और खर्चा थोड़ा ज़्यादा। तो उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबली अभी थोड़े टाइम में वो भी एडजस्ट हो जाएगा। So this is, and we have given the name of this technique robotic true align technique, RTART.
सो दिस इज हाउ रोबो से पहले हम सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन से हम पूरा प्लान करते हैं और एग्जैक्टली कि ऐसा ही दिखना चाहिए। अलाइनमेंट जैसे मैंने बात की थी, अलाइनमेंट में क्या होता है कि यदि हिप के सेंटर को यदि ज्वाइन करे एंकल के सेंटर को, तो ये लाइन नी के सेंटर से पास होनी चाहिए। और ये वेरियस पैरामीटर है जो ऑपरेशन से पहले हम स्टडी करते हैं कि इस तरह से करेंगे तो ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू। सो पहले सीटी स्कैन किया, ये प्लानिंग किया एंड वो प्लानिंग रोबो में लोड किया एंड नाउ रोबो को रोबो पेशेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करता है, वेरियस पॉइंट्स मार्क करता है बोन के ऊपर एंड देन उतनी ही बोन कट करता है जितना हमने पहले प्लान किया है। तो इस रोबो में जो ओपनिंग है वो सर्जन खुद करता है। जैसे देखा है ना, काफी लंबा इंसिजन लगाना पड़ता है और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये जो है मैंने बताया था 2 पिन लगाते हैं, एक तो ऊपर ये है और इसी तरह से एक नीचे भी है, नीचे ये नीचे है। सो ये 4 पिन लगानी पड़ती है। सो वहाँ से थोड़ा फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज हाउ वेरी बिग इंसिजन। कन्वेंशनल में लगभग आधा होता है इसका। So this is what is robotic true align technique.